हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्स और प्रेशर। ठीक है, और इसका ये सेकंड पार्ट है, इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमने पढ़ा फोर्स क्या होता है, तो फोर्स किसी भी वस्तु को गति कराने के लिए जरूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे फोर्स कितने प्रकार का होता है। तो अब सबसे पहला टाइप है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखो, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क, किसी वस्तु के संपर्क में आना या किसी व्यक्ति के संपर्क में आना। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो किसी वस्तु के संपर्क में आने से लगते हैं या अनुभव किए जाते हैं। इसमें पहला टाइप है मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स इसको कहते हैं हिंदी में पेशी बल। देखो, आप काम करते हो, जैसे क्या आप क्या कर रहे हो, कपड़े धोते हो, ठीक है, आप बाल्टी उठाते हो पानी से भरी हुई, या कुछ भी आप शारीरिक काम करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, तो आप अपने हाथों का यूज करते हो। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी में जो मसल्स है उसका आप यूज करते हो। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स एक वह बल है या वह फोर्स है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है उनका यूज करते हैं किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए या किसी वस्तु की गति की अवस्था में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि when we push an object like a school bag or lift a bucket of water, तो जब हम स्कूल के बैग को पुश करते हैं या पानी की बाल्टी उठाते हैं, वो बल कहाँ से आता है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। तो मसल्स के द्वारा होता है, हम अपनी मसल्स का यूज करते हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ऐसा बल जो हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है उसको हम कैसा बल कहते हैं, कौन सा बल कहते हैं? मस्कुलर फोर्स, यानी कि पेशी बल कहते हैं। It is the muscular force that enables us to perform all activities involving movement or bending our body। तो हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही हैं या हम बेंड कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को, वो किसके कारण कर पा रहे हैं? मस्कुलर फोर्स के कारण। हम अपनी मांसपेशियों की हेल्प लेते हैं इनमें। इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट इन द फोर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। कक्षा 7 में हमने ये भी पढ़ा था कि जो भोजन है वो आहार नाल से नीचे नीचे जाता है, इनकी उसको पुश किया जाता है। तो वहां पे भी कौन सा मूवमेंट हो रहा है, वहां पे भी कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर फोर्स लग रहा है। You also know that lungs expand and contract while inhale and exhale air during breathing। हमने देखा था कि जो लंग्स है हमारे, वो सांस लेते टाइम और बाहर छोड़ते टाइम फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो क्या वो भी मस्कुलर फोर्स है? हाँ, उसकी मसल्स में क्या हो रहा है, मसल्स उसके काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मस्कुलर फोर्स लग रहा है। ठीक है, एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। तो हम एनिमल्स जो होते हैं या दूसरे जीव जो हैं, वो भी अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है उसमें कौन सा यूज करते हैं, कौन सा फोर्स यूज करते हैं? मस्कुलर फोर्स का। एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्स, डंकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। और आपने देखा होगा कि जो घोड़े हैं, गाय, गधे जो भी है ना, हमारे लिए बहुत से काम करते हैं। जैसे हमारे सामान ढोते हैं, हल जोतते हैं, तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स, क्योंकि उसमें अपनी मसल्स का यूज करते हुए वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। तो ऐसे काम करते समय वो अपने मांसपेशियों की हेल्प लेते हैं, जिसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो देखो, इससे हमने ये देखा कि जब फोर्स तभी हम अप्लाई कर पा रहे हैं जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ रही है ना, सतह में आ रही है। कोई बाल्टी रखी हुई आपके सामने पानी की भरी हुई, ठीक है, आप उस पे फोर्स तब तक नहीं लगा सकते हो, आप उसको, वो किचन में तब तक नहीं जा सकती बाल्टी जब तक आप उसको उठाओगे नहीं, आप उसके कांटेक्ट में नहीं आओगे। तो कांटेक्ट में लगा के क्या, कांटेक्ट में आके क्या होगा, आप उस मसल्स का यूज करेंगे, कांटेक्ट में आने से के लिए मसल्स का यूज करेंगे, मस्कुलर फोर्स लगाएंगे। यानी कि तो मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स हो गया? एक कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल हो गया। तो मस्कुलर फोर्स आप तभी अप्लाई कर सकते हैं किसी वस्तु पर जब आप किसी वस्तु के कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, इसी तरह का एक और कांटेक्ट फोर्स होता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे उसी एग्जाम्पल की बात की गई है। आपने देखा होगा, आप बॉल होती है ना, आप बॉल को हिट करते हो, ठीक है,
बॉल को हिट किया आपने तो बॉल कुछ दूर जाके यहाँ पे रुक गई, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती। यहाँ तो आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसकी स्पीड में चेंज हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ कहीं जाके उसकी स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पर तो आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, उसको रोकने के लिए नहीं लगाया, तो फिर ऐसा क्या है जो उसकी स्पीड चेंज हो गई। फिर आपने दूसरा एग्जाम्पल देखा होगा, जब आप साइकिल में क्या करते हो, पैडल मारते हो ना, तो आप पैडल मारते हो तो साइकिल चलती है, लेकिन आपने पैडल मारना बंद कर दिया तो साइकिल भी बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो साइकिल रुक गई या फिर वो बॉल कुछ दूरी पे जाके रुक गई, ठीक है। तो कौन सा फोर्स लगा, देखो साइकिल का जो टायर है उसके सरफेस और जो अर्थ है उसकी सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं, ठीक है। वैसे ही बॉल की सरफेस और जो अर्थ है उसकी सरफेस के बीच में जो बल काम करेगा उसको भी क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे, घर्षण कहेंगे। तो घर्षण बल वो बल होता है जो दो सतहों के बीच में लगता है, और घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है, या वस्तु की गति में वो गति का वो विरोध करता है, उसको क्या कहेंगे हम, घर्षण बल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने जो भी एग्जाम्पल पढ़े या बताए उसमें जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है, वस्तुओं के गति की अवस्था में चेंज हो रहा है, या तो उनकी स्पीड ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो किस बल के कारण हो रही है, फ्रिक्शन के कारण। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड ग्राउंड दैट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट। तो ग्राउंड की सरफेस और जो बॉल है उसकी सरफेस के बीच में फ्रिक्शन काम करा, जिस वजह से जो बॉल है वो चलना या वो रुक गई थोड़ी दूर जाके। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोट, वैसे ही पानी और जल, पानी और बोट जो होता है, जब आप नाव चलाते हो तो नाव, जब आप चप्पू चलाना बंद कर देते हो तो नाव धीरे धीरे रुक जाएगी। क्यों रुकी वो, क्योंकि कौन सा बल काम कर रहा है, अब बोट की सरफेस जो है नीचे वाली सरफेस और पानी की जो सतह है उसके बीच फ्रिक्शन बल काम कर रहा है, काम कर रहा है, घर्षण बल काम कर रहा है, जिस वजह से जो बोट है वो रुक गई। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसमें कहा गया है कि जो घर्षण बल होता है वो हमेशा गतिमान वस्तुओं पर लगता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो घर्षण बल होता है वो हमेशा कहाँ पे लगता है, किन वस्तु पे लगेगा, जो वस्तुएं गतिमान होंगी और वस्तुओं की गति की विपरीत दिशा में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो गतिमान है बॉल, इस पे घर्षण बल काम करेगा, किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो जिस वजह से जो बॉल है वो आगे नहीं जा पाती या वो वहीं पे रुक जाती है। तो घर्षण बल भी हमारा दो सरफेसेस के बीच कांटेक्ट से उत्पन्न हो रहा है। तो घर्षण बल भी कौन सा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स, यानी कि संपर्क बल हो गया, ठीक है। अब क्या सारे बल जो होते हैं वो संपर्क बल होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि क्या सभी वस्तुएं तभी आपस में उनमें बल लग सकता है जब क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टाइप बल का, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, असंपर्क बल। तो पहला इसमें है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि आपके पास जब मैग्नेट होता है, कोई चुंबक होता है, तो आप क्या करते हो, चुंबक से खेलते हो ना, आप क्या खेलते हो, लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करने का। लोहे की बनी हुई कोई भी चीज है वो चुंबक के ओर आकर्षित हो जाती है। मान लो यहाँ आपने कोई चुंबक रखा है, यहाँ पे लोहे की चीजें हैं, तो वो लोहे की चीजें बिना चुंबक के पास ले जाए उसकी ओर खींची चली जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बिना कांटेक्ट में आए चुंबक ने लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो वह बल जिसके कारण चुंबक किसी लोहे की वस्तु या लोहे की बनी कोई भी चीजों पर क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है, अपनी ओर खींचता है, उसको चुंबकीय बल कहते हैं। और आप ये भी देखते हैं कि जब हम दो चुंबक हमारे पास हैं, उनको हम पास पास लाते हैं जब उसके सेम पोल्स को, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो बिना कांटेक्ट में आए वो एक दूसरे को अपने से दूर कर रहे हैं या फिर लोहे की चीजों को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, असंपर्क बल हो गया। यहाँ पे हमें कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं होती। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with। तो इसमें कहा गया है कि एक जो चुंबक होता है दूसरे चुंबक
पे बल लगा सकता है बिना उसके संपर्क में आए। सेम वही है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इन एन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे तो जो मैग्नेट होता है वो जो बल लगाता है, कौन सा बल लगाता है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है, यानी कि असंपर्क बल लगाता है, क्योंकि हमें मैग्नेट जो है किसी के संपर्क में नहीं लाना पड़ा उसमें बल लगाने के लिए। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे ही जब हमने क्या किया, आयरन मैग्नेट ने, जब चुंबक ने आयरन को अपनी ओर खींचा, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचा, तो क्या हम मैग्नेट को उसके संपर्क में ले गए थे? नहीं ले गए थे। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? ये भी हो गया हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चुंबक कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, देखो, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेना है एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस, 2 इक्वल पीसेस में कट कीजिए। सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज of a table with the help of piece of thread. Now hold the other piece of straw in your hand and rub it free and with a sheet of paper. Bring the rubbed end of a straw near the suspended straw. Make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? तो इसमें कहा गया कि आपको क्या लेनी है? 2 स्ट्रॉ लेनी है, ठीक है। फिर आपको अपने हाथों में उसको रब करना है। तो रब करेंगे तो आप जब दूसरे स्ट्रॉ के पास ले जाएंगे, जो रब किया हुआ स्ट्रॉ है, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि या तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने से दूर कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। आप क्या कीजिएगा, छोटे छोटे कागज जो होता है उसके पीस कीजिएगा, ठीक है। फिर कंघी होती है ना घर पे, कंघी को अपने बालों में रगड़िएगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कंघी कीजिए और फिर उस कंघी को छोटे छोटे जो कागज के पीसेस हैं, जो टुकड़े उसके पास ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो कागज के टुकड़े हैं वो कंघी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो कागज के टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित होने लगे? A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. तो इसमें जो एग्जाम्पल है, जो एक्टिविटी की, इसमें कहा गया कि जब जो स्ट्रॉ है उसको हमने रब किया तो उस पर कुछ चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया उस पे। सच ए स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज बॉडी। तो ये जो स्ट्रॉ है वो किसका एग्जाम्पल है? एक चार्ज बॉडी, जिसमें कोई चार्ज होगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज का मतलब होता है आवेश आ जाना किसी वस्तु पे, धनावेश या फिर ऋणावेश। तो जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी दूसरी आवेशित या फिर अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है? वो अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो उस बल को हम कहेंगे स्थिर वैद्युत बल कहेंगे, ठीक है। जब कोई आवेशित वस्तु को हम क्या करेंगे? किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाएंगे, जिसकी वजह से वो दो वस्तुएं एक दूसरे को या तो आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है, तो उस बल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। जैसे कागज के टुकड़ों पर जो कंघी है उसने जो बल लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। आपने देखा होगा कि जो एप्पल होता है ना, वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? आप कोई भी चीज ऊपर उछालते हो तो फिर वो नीचे क्यों गिरती है? आपने बॉल पकड़ी, ऊपर उछाला, फिर वो नीचे ही क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं आई? यानी कि ऊपर क्यों नहीं गई? इसका मतलब क्या है कि कुछ तो चीज नीचे से कुछ ऐसा फोर्स लगा रही है, कुछ तो है नीचे से फोर्स जो उस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। तो वो क्या फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गिरती है क्योंकि पृथ्वी उनको अपनी ओर खींचती है, पुल करती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको क्या कहते हैं हम? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और जिस ग्रेविटी, और इसको ग्रेविटी भी कहा जाता है। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा बल है? आकर्षण बल है, यानी कि अपनी ओर खींचता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो सभी वस्तु पे काम करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस एट द टाइम विदाउट और बीइंग अवेयर ऑफ इट। तो हम पे भी जो ग्रेविटी है वो काम कर रही है, तभी हम पृथ्वी पे चल पाते हैं या तभी हम पृथ्वी पे हैं।
वाटर बीइंग टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड, पानी भी आपने देखा होगा जमीन की ओर बहता है। सून एज वी ओपन अ टैप, जब हम क्या खोलते हैं, नल खोलते हैं, तो पानी भी नीचे को बहता है, ऊपर को क्यों नहीं बहता वो, क्योंकि पानी को भी वो जो पृथ्वी है अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और नदियों का पानी भी नीचे की ओर ही बहता है। क्यों बह रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसको अपनी ओर खींच रही है। किस बल के कारण, ग्रेविटेशन बल के कारण। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, इन फैक्ट every object in the universe whether small or large exert a force on every other object। इसमें कहा गया है कि केवल पृथ्वी ही नहीं है इस यूनिवर्स में जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, सभी वस्तुएं या सभी पिंड जो है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हुआ, जिस बल के कारण कोई वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे हमारी पृथ्वी करती है ना, हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस वजह से हर वस्तु जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर ही आती है या गिरती है। ठीक है, तो देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा, कौन कौन से फोर्सेस पढ़े, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है, और साथ में एक और फोर्स था मैग्नेटिक फोर्स। तो इन फोर्सेस में हमने देखा कि हम बिना कांटेक्ट में लाए वस्तुओं में क्या कर रहे थे, उसकी मोशन में या उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है ना। देखो पृथ्वी से ऊपर हम गेंद को उछाल रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से गेंद बिना पृथ्वी के कांटेक्ट में आए वो सीधे नीचे आ जा रही है। क्यों, क्योंकि उस पृथ्वी उस पे फोर्स लगा रही है। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिससे बिना के संपर्क में आए हुए लगता है जो। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था, हमने कागज के टुकड़े किए थे और उसको कंघी से क्या किया था, फिर कंघी रगड़ के हमने उसको उसके पास ले गए थे, ठीक है, कांटेक्ट में नहीं ले गए थे, उसके थोड़ा पास ले गए थे, तो कागज के टुकड़े जो हैं वो आकर्षित हो गए थे। तो ये भी कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। वैसे ही जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो भी हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, क्योंकि बिना संपर्क में आए हुए ये बल काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में कहते हैं दाब। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आप कील ठोकते हो ना कभी कभी, उसकी नुकीली साइड से क्यों कील ठोकते हो, ऊपर की साइड से क्यों नहीं उसको नीचे किया जाता है, नीचे उसको गाड़ा जाता है। तो ये सब जो क्वेश्चंस है इनका आंसर हमें इसी वीडियो में या इसी चैप्टर में मिलेगा। You have learned in class 7 that strong winds during a storm or a cycle can blow away even the rooftop। तो आपने देखा होगा कि जब तेज तेज की हवा बहती है तो जो छत होती है वो भी उड़ जाती है कभी कभी। You also learned that winds and cyclone are caused by the differences in air pressure। और winds और cyclone भी किस कारण बनते हैं, जो वायु दाब में क्या होता है, चेंज होता है, डिफरेंट अंतर होता है। Is there any relation between pressure and force? तो क्या प्रेशर और फोर्स के बीच में कोई संबंध है। तो चलिए हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे इसमें। यहाँ पे इससे पहले कहा गया है कि आप जो है जब कील ठोकते हो तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नीचे की ओर क्यों नहीं ठोकते हो, जो नुकीला हिस्सा है उसी को क्यों ठोकते हो। वैसे ही आप जब सब्जियां काटते हो, वेजिटेबल्स जब आप काटते हो तो आप जो धार वाला हिस्सा होता है उस साइड से क्यों काटते हो। ठीक है, तो किस साइड से काटना इजी होगा, जब जो धार वाला चाकू होगा उससे काटना आपको इजी होगा। वहीं जो ब्लंट यानी कि घिसा पिटा चाकू होगा उससे काटना आपको इजी नहीं लगेगा, उससे सब्जी नहीं कटेगी। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज द रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर। तो क्या आपको ऐसा लगा कि जहां पर आप फोर्स अप्लाई करते हो उसका जो क्षेत्र है ना, उसका जो एरिया है वो कुछ ऐसा रोल प्ले कर रहा है। The force acting on a unit area of a surface is called pressure। तो प्रेशर क्या है, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति, किसी पृष्ठ के या किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो दाब लगाएंगे, जो बल लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, दाब कहते हैं। तो फोर्स बराबर होता है दाब बराबर प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन फोर्स पर एरिया ऑन विच इट एक्ट। यहाँ पे देखो जो एरिया है वो अपॉन में है, इसका मतलब है कि कम एरिया होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं एक बार हम। जो कील है उसका नुकीला हिस्सा, ठीक है, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल कम है, ठीक है, तो जब हम नीचे
इसको यहाँ ऊपर की ओर से इसको हिट करेंगे किसी हथौड़े से, तो नीचे का जो हिस्सा है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, वो नीचे गड़ जाएगा। वहीं अगर हम क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को नीचे रखते हैं, ऊपर से ठोकने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, इसका देखो ये सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये चौड़ा है, जिस वजह से क्या होगा, ये कम प्रेशर लगाएगा। ठीक है, और ये हमें नीचे गाड़ने में दिक्कत होगी। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट। और प्रेशर क्या होता है, किसी पृष्ठ के बीच किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि पर यूनिट लगने वाले बल को, प्रेशर भी क्या है, एक बल है। ठीक है, बल को हम दाब कहेंगे, लेकिन वो कहाँ पे लग रहा है, उसके एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है, एक निश्चित क्षेत्रफल पे लग रहा है। एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। तो इसमें हम प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा। आई now understand why potters place a round piece of cloth on their heads when they have to carry heavy loads। तो अब पहली कह रही, मुझे समझ आ गया, जब कोई जो कूली वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो सामान उठाते हैं तो अपने ऊपर कपड़े का एक चौड़ा सा कुछ कपड़ा रख लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते होंगे, बाय डूइंग दिस, ऐसा वो इसलिए करते हैं, दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट द लोड विद देयर हेड। इससे क्या होगा, जो लोड होगा उसका एरिया बढ़ जाएगा और वो कम प्रेशर अप्लाई करेगा नीचे को। ठीक है, so the pressure of their head on their head is reduced and they find it easier to carry the load। जिस कारण क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा और उनको भार ले जाने में इजी, हल्का हल्का या फिर उनको आसान लगेगा। Note that the area is in the denominator in the above expression। तो हमने देखा कि ऊपर जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा, ये जो सूत्र पढ़ा हमने, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो उस पर हमने देखा कि जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि हर में है। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो इसमें वही बोला गया है, द एरिया ऑफ अ पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर। हाँ, जो कील वाली बात एक्सप्लेन की गई है कि कील का नुकीला हिस्सा जो होता है उसका एरिया कम होता है, जिस वजह से हम ऊपर से चोट मारेंगे तो नुकीला हिस्सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा और वो नीचे गड़ जाता है। ठीक है, अच्छा, वैसे ही आपने एक एग्जाम्पल और है इसमें, स्कूल बैग वाला। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो स्कूल बैग है उसके जो पट्टे होते हैं, आप जो कंधे में टांगते हो ना, वो चौड़े बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता होगा, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो कम प्रेशर लगाए आपके कंधों में, आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। क्या जो जल हैं, यानी कि तरल जो है, जो बहते हैं, लिक्विड यानी कि जो बहते हैं, और जो गैसेस हैं वो भी प्रेशर डालती हैं, वो भी दबाव डालती हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। Pressure exerted by water at the bottom of container depends on the height of its column। तो उसके हाइट पे डिपेंड करता है। देखो, आप सिंपल एग्जांपल है एक, आप पिचकारी से बलून में पानी भरते हो ना, तो बलून में आपने पानी भरा, आपने फोर्स लगाया, पिचकारी को पुश करते हो, आप पीछे से पुश करते हो, धक्का देते हो आगे की ओर, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर लगता है। तो पानी कहाँ जाएगा, बलून में। ठीक है, तो पानी इसलिए बलून में गया क्योंकि पानी जो है वो प्रेशर डालता है। ठीक है, अगर वो प्रेशर नहीं डालता तो फिर वो बलून में नहीं जाता। नेक्स्ट है A liquid exert pressure on the walls of the container। जो द्रव होता है वो उसकी दीवारों पर क्या डालता है, दबाव डालता है। मान लीजिए आपने एक बोतल भरी पानी से, उसमें आपने फिर छेद किए, तो पानी बाहर रिसना शुरू हो जाएगा। इस तरह से क्यों रिसा, वो जब उसने प्रेशर डाला होगा, जब वाटर जो है, लिक्विड अंदर जो भी उसने वो प्रेशर डालती होगी, बाहर की ओर दबाव डालती होगी, तभी तो वो पानी बाहर आया होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिस कंटेनर में हम उनको भरते हैं उसकी दीवारों पे वो प्रेशर डालते हैं। साथ ही उसका जो बॉटम होता है, जिस कंटेनर में भरा जाता है उसका जो बॉटम होता है, वहां वो प्रेशर डालती है, तभी इस बलून में पानी भर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
तो हाँ, इसमें वही बात की गई कि कैन यू नाउ से दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि जो लिक्विड होता है, जो तरल होते हैं, वो कंटेनर की दीवारों पे दाब डालते हैं। तो दीवारों पे जब दाब डालते हैं तभी पानी बाहर आ जाता है जब हम उनमें छेद करते हैं। डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, तो क्या गैसेस भी प्रेशर डालते हैं? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, क्या जो जिस कंटेनर में हम उसको भरेंगे उसके दीवारों पे वो प्रेशर डालेगा? लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। I have seen thousands of fountains of water coming out of the leaking joint or holes in pipes supplying water। तो बूझो कह रहा है कि मैंने देखा है कि जो पानी के पाइप्स होते हैं उसमें कहीं लीकेज हो जाता है तो पानी बाहर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता होगा? पानी तब बाहर आता है जब उस पर पानी जो है वो बाहर की ओर प्रेशर डालता है, दाब डालता है। इट इज नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ पाइप। हाँ, ये बिल्कुल इसी कारण हो रहा है कि जो पानी है वो किस पे दबाव डाल रहा है, किस पे दाब डाल रहा है? जो पाइप है उसकी दीवारों पे दाब डाल रहा है, और जैसे ही उसको लीकेज मिला वो पानी बाहर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे कि क्या जो गैसेस होती हैं वो भी प्रेशर अप्लाई करती हैं कंटेनर की वॉल पर। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हो, व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ, आपको उसका मुंह क्यों बंद करना पड़ता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून, जब आप गुब्बारे का मुंह खोल दोगे तो क्या होगा? सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल्स, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा बलून है जिसमें क्या होंगे? छेद होंगे। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट, तो क्या आप उसको फुला पाएंगे अब? इफ नॉट वाई, अगर आप नहीं फुला पाते तो क्यों ऐसा होगा? तो एक्टिविटी में ये कहा गया है कि अगर आपको बलून फुलाना है तो आप उसको फुलाए रखना चाहते हो तो आप झट से क्या करते हो? उसका जो मुंह है उसको बंद कर देते हो। अगर आप उसके मुंह को बंद नहीं करोगे तो आपने जो हवा अंदर डाली वो सारी की सारी हवा बाहर आ जाती है। ठीक है, और वैसे ही मान लीजिए आपके बलून में होल है, छेद है, आपने बलून फुलाया, धीरे थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा? वो बलून क्या हो जाएगा? वो पहले वाली स्टेज में आ जाएगा, यानी कि सारी हवा उसकी उन होल से बाहर चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो एयर है वो भी क्या करती है, जिस कंटेनर में वो भरी जाती है उसकी वॉल्स पे क्या करती है? प्रेशर डालती है। अब यहाँ पे कंटेनर से आप समझ लीजिए बलून, और बलून की वॉल्स पे क्या किया? हवा जो हमने भरी अंदर उस पर प्रेशर डाला, और जैसे उसको होल मिला वो वहां से बाहर आ गई। ठीक है, डू यू रिकॉल वट हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज अ पंचर? तो आप देखते हैं कि जब बाईसाइकिल की ट्यूब में कोई छेद होता है या पंक्चर होता है तो क्या होता है? सारी हवा बाहर निकल जाती है। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून और ट्यूब? तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला जो हवा है वो क्या करती है? कंटेनर की दीवारों पे दबाव डालती है, चाहे वो बलून के केस में हो या फिर ट्यूब, साइकिल की ट्यूब की केस में हो। So we find that gases to exert pressure on the walls of their container। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गैसेस होती है, जो हवा होती है, वो भी किसी कंटेनर की दीवार पे, किसी बर्तन की पात्र की दीवार पे जिसपे वो भरी जाती है उस पे क्या करती है? दाब डालती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, तो हम सभी को पता है हमारे चारों ओर क्या है? हवा है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमोस्फेयर, तो हमारे चारों ओर जो हवा का या गैसेस का जो आवरण है, जो एनवेलप है, जो कवरिंग है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमोस्फेयर, हम कहते हैं उसको वायुमंडल। द एटमोस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर तक जो है या कई लेयर तक उसमें क्या है? हवा है, एटमॉस्फेरिक एयर है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हवा का हमें पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, ओनली ऑक्सीजन ही नहीं है, बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस है। ठीक है, तो ये हर गैस इसका या हवा का कुछ ना कुछ वेट होता होगा। ठीक है, तो वेट होता होगा तो ये क्या करती होंगी? प्रेशर अप्लाई करती होंगी, फोर्स अप्लाई करती होंगी। तो इन हवाओं द्वारा, या जो हवा होती है हमारी या जो गैसेस होती है, इनके द्वारा हमारे वायुमंडल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है या जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है,
ऑल दीज गैसेज हैव वेट। हमें पता है कि सभी जो गैसेस है उसमें क्या होता है, वजन होता है ना। कोई भी गैस है, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हीलियम हो, तो कुछ ना कुछ उसका वेट तो जरूर होगा। एंड दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शन, और इस कारण वो क्या करेंगे, वो सभी डायरेक्शंस में प्रेशर, दबाव डालेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। यानी कि वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है, वायुमंडलीय दाब हम उस दाब को कहेंगे पृथ्वी की, और जो क्या करेगा, वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो वायुमंडल में जो गैसें हैं उसके द्वारा वायुमंडल पे लगाया जाता है। आसान भाषा में आप इस तरह से समझते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है, ठीक है, और वायु के इस आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडलीय वायु जो होती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है, पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। हमें पता है बहुत सारी लेयर्स होती है ना, लेयर्स हमने पढ़ी थी ज्योग्राफी में। और इस वायु द्वारा, और जो ये वायु हवा जो होगी, इस वायु द्वारा प्रत्येक क्षेत्रफल पर या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कुछ ना कुछ तो दाब लगाया ही जा रहा होगा। तो इस क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, या इस दाब को हम क्या कहेंगे, जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा होगा, वायुमंडलीय दाब कहेंगे। यानी कि वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो वायुमंडलीय हवाओं द्वारा जो हमारे वायुमंडल पे लगाया जाता है, उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में ही बताया गया है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम फिर से इसकी समरी देख लेते हैं। फोर्स कुड बी अ पुश और पुल, तो जो बल है उसको हम धक्का या खिंचाव कुछ भी बोल सकते हैं। अ फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और जो बल है वो कब उत्पन्न होता है, जब दो वस्तुएं जो होती एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन करती है। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो बल होता है उसका परिमाण भी होता है, साथ में उसकी दिशा भी होती है। ठीक है, a change in the speed of an object or the direction of its motion or both implies a change in its state of motion। और हमने ये पढ़ा था कि जो state of motion होता है उसमें क्या क्या आता है, किसी वस्तु की स्पीड, ठीक है, और किसी वस्तु की डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर किसी वस्तु की स्पीड चेंज हो रही होगी, यानी कि वो फास्ट अगर स्लो से फास्ट हो रही होगी, फास्ट से स्लो हो रही होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, और अगर किसी वस्तु की मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा होगा, तो इसका मतलब भी क्या है, इसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है। स्पीड चेंज होगा तो भी वो क्या है, स्टेट ऑफ मोशन है, और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो भी वो स्टेट ऑफ मोशन है। Force acting on an object may cause a change in its state of motion or a change in its shape। तो कहता है इसमें कहा गया है कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन में भी चेंज होता है, उसकी स्पीड में भी चेंज होता है, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन, और साथ में उसकी शेप में उसका आकार भी बदल जाता है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद इट। तो इसमें कहा गया है कि जो बल होता है किसी वस्तु के संपर्क में आने से भी लगता है और बिना संपर्क में आने से भी लगता है। तो हमने फोर्स को क्लासिफाई किया था दो भागों में, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है किसी वस्तु के, उसको हम दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स। और हमें पता है कि जो लिक्विड्स, जो तरल होते हैं, और जो गैस होती है वो भी क्या करती हैं, जिस कंटेनर में वो भरी होती है उसकी वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करती है। और बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो वायु है उसके द्वारा जो एटमॉस्फेयर है उस पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है या प्रेशर दाब डाला जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।